पंत के प्रगतिवादी काव्य। हमने पंत के छायावादी काव्य देख लिए और अब देखते हैं पंत के प्रगतिवादी काव्य। तो डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि युगांत तक आते आते पंत ने एक युग की घोषणा कर दी और कविता में पहली बार किसान मजदूरों के पैरों की धूल दिखाई देने लगी। नामवर सिंह का कहना है कि युगांत तक आते आते पंत ने सुमित्रानंद पंत ने युग की घोषणा कर दी और कविता में किसान मजदूरों के पैरों की जो है पहली बार धूल दिखाई देने लगी। किसमें? कविताओं में। पंत ने लिखा भी है, देख रहा हूँ आज मैं विश्व को ग्रामीण नयन से। सुमित्रानंदन पंत ने 1934 ईस्वी में प्रगतिवादी कविताएं लिखने लग गए थे और इनके प्रगतिवादी काव्यों में युगांत, युगवाणी ये दो मुख्य काव्य माने जाते हैं। यानी प्रगतिवादी काव्यों में युगांत, युगवाणी और युगांतर भी आगे हम पढ़ेंगे। 1936 ईस्वी में युगांत प्रकाशित हुआ था और 1948 ईस्वी में युगवाणी प्रकाशित हुआ था। नोट: युगवाणी काव्य की भाषा हिंदी गद्य की भाषा है। इसकी भाषा छायावादी कविताओं की भाषा से अलग प्रगतिवादी कवियों के समकक्ष मानी जाती है। यानी जो युगवाणी काव्य की जो भाषा है वो हिंदी गद्य की भाषा है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो छायावादी कविता की भाषा से अलग प्रगतिवादी कवियों के समकक्ष की भाषा मानी जाती है। अगला जो सुमित्रानंदन पंत का प्रगतिवादी काव्य है वो है युगांतर। तो यह काव्य 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। युगांतर कब प्रकाशित हुआ था? 1939 ईस्वी में। नोट: युगांतर काव्य प्रगतिवादी और गांधी दर्शन दोनों ही रूपों में देखा जाता है। यानी युगांतर काव्य को प्रगतिवादी काव्य और गांधी दर्शन दोनों के रूप में ही देखा जाता है। सुमित्रानंदन पंत का ग्राम्य काव्य 1940 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रगतिवादी कविताएं ही शामिल है। 1940 ईस्वी में एक काव्य प्रकाशित हुआ था जिसका नाम क्या है? ग्राम्य, और इसमें प्रगतिवादी कविताएं ही शामिल थी। नोट: युगांत, युगवाणी, युगांतर और ग्राम्य यह चारों काव्य प्रगतिवादी चेतना से युक्त काव्य माने जाते हैं। प्रगतिवादी चेतना से युक्त कौन कौन से काव्य माने जाते हैं? युगांत, युगवाणी और युगांतर। अब देखते हैं, छायावादी काव्य देख लिए, प्रगतिवादी काव्य देख लिए और अब देखते हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। तो सुमित्रानंदन पंत का दक्षिणी भारत की यात्रा के दौरान अरविंद दर्शन की ओर झुकाव हुआ। जब दक्षिण भारत की यात्रा की सुमित्रानंदन पंत ने, तो इनका जो झुकाव है वो अरविंद दर्शन की ओर हुआ और अरविंद दर्शन से अर्थ यहाँ पर ब्रह्म सत्य की ओर झुकाव से है। यानी अरविंद दर्शन का अर्थ यहाँ पर किससे है? ब्रह्म सत्य की ओर झुकाव। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक रचना है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। यानी अरविंद दर्शन से प्रभावित जो सुमित्रानंदन की पहली रचनाएं हैं वो है स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि दोनों काव्य संग्रह 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुए। ये दोनों अरविंद दर्शन के जो आरंभिक रचना है स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, ये कब प्रकाशित हुई? ये 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि रजत शिखर 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अरविंद दर्शन से संबंधित इनकी 3 रचनाएं और हैं। रजत शिखर जो कब प्रकाशित हुई? 1951 ईस्वी में। उत्तरा ये कब प्रकाशित हुई? 1949 ईस्वी में। और ये जो शिल्प है ये कब प्रकाशित हुई? 1952 ईस्वी में। तो अरविंद दर्शन की जो प्रारंभिक रचना है वो कौन सी है? स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है।
सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से गांधी दर्शन की ओर उन्मुक्त होते हैं। गांधी दर्शन में सुमित्रानंदन पंत की कविताएं मानवतावाद को लेकर चलती है। यानी जो सुमित्रानंदन पंत है वो अरविंद दर्शन से गांधी दर्शन की ओर उन्मुक्त होते हैं और गांधी दर्शन में सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है वो मानवता की ओर चलती है और सुमित्रानंदन पंत का यह पड़ाव अंतिम पड़ाव माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कला और बूढ़ा चांद 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस काव्य में 60 कविताएं, यानी मानवतावाद की ओर सुमित्रानंद की कविताएं चल पड़ती है, जिसमें कला और बूढ़ा चांद जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला है लोकायतन। ये काव्य संग्रह 2 खंड और 7 द्वार और 700 पृष्ठों में गांधी जी पर लिखा हुआ है। लोकायतन किस पर लिखा हुआ है? गांधी जी पर लिखा हुआ है। 2 तो इसके खंड है, 7 द्वार है और 700 पृष्ठों में लिखा है। यह काव्य 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? लोकायतन। और संपूर्ण कविताएं गांधी दर्शन पर आधारित है। लोकायतन गांधी जी पर लिखा हुआ है, 1961 में प्रकाशित हुआ। 2 खंड, 7 द्वार और 700 पृष्ठों की ये रचना है और जो संपूर्ण कविता है वो गांधी दर्शन पर आधारित है। अगला जो काव्य संग्रह है वो रजत शिखर 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शिल्पी जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सवर्णा जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नोट: अत्तिमा काव्य संग्रह मानवतावादी और अरविंद दर्शन दोनों से प्रभावित है। यह काव्य संग्रह 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी अत्तिमा जो काव्य संग्रह है वो अरविंद दर्शन और मानवतावादी दोनों से प्रभावित है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुमित्रानंदन पंत की कविताएं मुख्य रूप से तो छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन, गांधी दर्शन आदि से प्रभावित है, परंतु कुछ कविताएं ऐसी भी है जिनकी संवेदना नई कविता आंदोलन के आसपास ठहरती है, लेकिन मुख्य भावभूमि गांधी दर्शन से ही प्रभावित है। यानी छायावाद, प्रगतिवाद तो है ही और नई कविता के आसपास भी ठहरती है, लेकिन जो मुख्य भावभूमि है वो गांधी दर्शन से प्रभावित मानी जाती है, जिसमें किरण वीणा 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई, गीत हंस 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पतझर एक भाव क्रांति 1969 में प्रकाशित हुई, शंखध्वनि और शशि की तरी 1971 में प्रकाशित हुई, समाधि और आस्था ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई। विभिन्न पड़ावों के दृष्टिकोण से पंत का छायावाद का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। यानी विभिन्न पड़ावों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। और सुमित्रानंदन पंत के अंतिम काव्यों में सत्यकाम जो 1975 ईस्वी में और गीत भारती जो 1976 ईस्वी में जैसे काव्य संग्रहों को गिना जाता है। यानी अगर सुमित्रानंदन पंत के अंतिम काव्यों की बात करें तो वो सत्यकाम और गीत भारती है, जो कि 1975 और 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं।